हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एल एल बी फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट। पेपर है हमारा टॉट का, पेपर है टॉट जिसे अपकृत्य विधि भी बोलते हैं। कोड है इसका 1003, ठीक है, 1003 इसका कोड है। अब से पहले मैं अपने YouTube चैनल पर काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन करा चुका हूँ, मानहानि करा चुका हूँ, मानहानि फर्स्ट और मानहानि सेकंड दोनों करा चुका हूँ। दूसरा करा चुका हूँ बाधा, अपताप, अपदूषण या लोक अपदूषण। इसके 4 नाम हैं। क्या नाम है? इसके 4 नाम हैं। कभी आप चौंकना मत, इसके क्या नाम है? 4 हैं। तीसरा करा चुका हूं मैं आपको कठोर दायित्व, कठोर एवं पूर्ण दायित्व। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चों के भी कमेंट आई थी, सर इन वाले क्वेश्चनों को कराओ, इन वाले क्वेश्चनों को कराओ, तो उनको बता देना चाहता हूं मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, 4th नंबर पे है एक क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना, भोपाल गैस दुर्घटना। ठीक है, 5th नंबर पे है आपका दावा कौन कर सकता है और किसके विरुद्ध किया जा सकता है, दावा वाला। ठीक है, 6th नंबर पे एक क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण, ये वाला। और एक 7th नंबर का है अपकृत्य महत्व, ये वाला। ये 2 क्वेश्चन हैं, ये मैं अभी इस वीडियो के जस्ट बाद आने वाले हैं। और अब से पहले ये 5 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और गारंटी दे रहा हूं इन 7 क्वेश्चनों में से आपका 60 से 80 नंबर का पेपर आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। और एक बात करते हैं, इसमें ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है थ्योरी पे किया जाता है। ठीक है, जितनी आप अच्छी थ्योरी लिख लोगे इतने अच्छे आपके पेपर आ जाएंगे, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी है तो आप उससे शॉर्ट भी बना सकते हो और लॉन्ग भी बना सकते हो। ठीक है, शॉर्ट भी बना सकते हो, लॉन्ग भी बना सकते हो। ठीक है, ये है इसकी खासियत। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में यहाँ पे ये कभी फिक्स नहीं रहते हैं कि ये ही क्वेश्चन आने वाला है। तो इनके 20 के करीब क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिनमें से सबसे पहले कुछ तो मैं करा चुका हूँ कुछ वीडियो में, लेकिन और 7-8 क्वेश्चन और हैं जो भी बाकी हैं वो अब मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ पे हैं, या उस वाले क्वेश्चन को कराओ। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप ऐसे यूट्यूब चैनल पर जब जाओगे तो यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी प्लेलिस्ट, ये लिखी हुई प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करोगे सबसे ऊपर अपकृत्य लिखा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले सारी वीडियो हैं। ठीक है, एक भाई कह रहे थे कठोर दायित्व पूर्ण दायित्व वाला करा दो, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी हुआ पड़ा है। देखो ये रहा, कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व का नियम अब से पहले करा चुका हूँ। ठीक है ना, आप यहाँ से जाके देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। बच्चे सभी कमेंट करके बताएं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी आपको हेल्प मिल रही है। अपना नाम, कॉलेज नेम और कहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप ये मुझे लिख लिख के भेजें। ठीक है, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब शेयर करें। और देखो अपने कॉलेज ग्रुप में अपने कॉलेज फ्रेंडों को अवश्य बताएं। ठीक है ना, देखो किसी की हेल्प हो जाए आपके द्वारा, और इससे अच्छा क्या होगा। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। हाँ, एक बात और है, एक भाई हैं जो, उनका नाम तो मैं नहीं ले रहा, कह रहे हैं कि बात ज़्यादा बनाते हो पढ़ाते कम हो, क्या कर रहे हो हैं भैया। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई आप इस मानसिक स्थिति को धर दो। लॉ का फील्ड है, लॉ में आप जितना एग्जाम्पल दोगे उतनी अच्छी समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है ना,
अगर थ्योरी पे जाओगे ना 3 पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, लॉ कंप्लीट ही नहीं होगी। नहीं, ध्यान रख लेना अगर थ्योरेटिकल चलते रहे तो। सही है, समझ समझ के चलना है इसमें। और दूसरी बात भाई, अभद्रता भरी भरी बातें ना किया करो। आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है ना भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अभद्रता भरी बातें मत करा करो, बदतमीज मत बोला करो, ठीक है। अपने क्वेश्चनों की तैयारी करो बस। आगे चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त क्षतिकर्ता। संयुक्त क्षतिकर्ता किसे कहते हैं? संयुक्त क्षतिकर्ता वे होते हैं जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक को मारते हैं या क्षति पहुंचाते हैं या हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। दो व्यक्ति एक साथ मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए, मतलब दो व्यक्ति हैं, दोनों का उद्देश्य क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को मारना है, ठीक है। एक ही उद्देश्य के लिए संयुक्त कार्रवाई, मतलब संयुक्त का मतलब होता है मिलजुल कर। संयुक्त का मतलब क्या है? मिलजुल कर, ध्यान रखना। मिलकर या मिलजुल कर, ठीक है। मिलकर कार्रवाई, संयुक्त कार्रवाई द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपकृत्य करते हैं। अपकृत्य माने कार्य करते हैं, मतलब या अपराध करते हैं, तो वे संयुक्त क्षतिकर्ता कहलाते हैं। इसके विपरीत यदि दो व्यक्ति सामान्य उद्देश्य रखते हुए व्यक्ति के प्रति अलग अलग अपकृत्य करते हैं और अलग अलग क्षति पहुंचाते हैं, तो केंद्र उसे संयुक्त क्षतिकर्ता नहीं कहा जा सकता, ठीक है। देखते हैं आगे, है ना। इसमें क्या कहा गया है? ए और बी है, ठीक है। ये मिलकर किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं, सी को, ठीक है। इन्होंने मिलके एक संग सी पे क्या करा? हमला। और सी की क्या कर दी इन्होंने? अच्छी तरह से कुटाई कर दी है। तो ये कैसे हैं? संयुक्त क्षतिकर्ता, ठीक है। इसके विपरीत ए सी को पीटना चाहता है और बी भी सी को पीटना चाहता है। एक बार आया, ए ने सी की देही तोड़ दी, फिर बी आया, बी ने सी की फिर देही तोड़ दी, ठीक है। ए ने भी तोड़ा, बी ने भी इसे तोड़ा, मतलब मार लगा दी, मतलब इसे पीट दिया, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों मिलके इसे मार रहे थे, यहाँ पे एक बार ये मार गया, एक बार ये मार गया, तो इसको संयुक्त क्षतिकर्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने तो पीटा था इसे पैसे की वजह से, इसे पैसे नहीं दे रहा था। बी ने सी को इसलिए पीटा कि ये इससे बदतमीज बोल रहा था, ठीक है, या मतलब कुछ और कार्य था, झूठ बोल रहा था, बदतमीज बोल रहा था, या पैसे आ रहे थे, या कुछ गलत कार्य कर रहा था, इसलिए इसे पीटा। तो ये कैसे हैं? अलग अलग क्षतिकर्ता। कैसे हैं? अलग अलग क्षतिकर्ता। ये कैसे हैं? संयुक्त क्षतिकर्ता, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। कॉस्क 1924 नामक बाद में दो जहाज आपस में टकरा गए और उनमें से एक ने बादी के जहाज को टक्कर मारी। मतलब दो जहाज थे आपस में जो टकराए, तो भाई कोई सा ना कोई सा जहाज तो एक दूसरे से पहले टकराएगा ही, भाई एक साथ ही तो टकराएंगे। ये तो कह नहीं सकते कि उसने टक्कर मारी है, इसने टकराए कैसे हैं? अचानक। नामक बाद में दो जहाज आपस में टकरा गए और उनमें से एक ने बादी के जहाज को टक्कर मारी, जिससे बादी का जहाज समुद्र में डूब गया। निर्णय हुआ कि प्रतिवादीगण संयुक्त क्षतिकर्ता नहीं है, क्योंकि बादी के जहाज की क्षति दोनों के स्वतंत्र अपकृत्य से हुई थी, अतः दोनों स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी थे। मतलब किसी एक दूसरे का दोष नहीं था। एक बात बताओ भाई, यहाँ पे ए है, अपनी मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, यहाँ पर बी है, अपनी मोटरसाइकिल लेके आ रहा है ना। ये आपस में जब टकराएंगे तो ये कहेगा पहले ये टकराया, ये इससे कहेगा कि पहले तू टकराया। भाई जॉइंट जहां पे होंगे ऐसे करके, ये कह देगा कि तू टकराया पहले, ये कहेगा भाई तू टकराया पहले। तो इसमें क्या है? ये संयुक्त क्षतिकर्ता है, दोनों के जहाज आपस में आके मिले हैं। तो यहाँ पे कोई एक दूसरे से ये नहीं कह सकता कि तू क्षतिपूर्ति दे, तू क्षतिपूर्ति दे। इसमें क्या है? दोनों ही क्या है? संयुक्त कार्यकर्ता, संयुक्त क्षतिकर्ता
कार्यकर्ता, दोनों ने एक साथ कार्य करा है, दोनों ने एक साथ साथ क्या करी, क्षति पहुंचाई है। आगे चलते हैं। संयुक्त दायित्व की उत्पत्ति निम्न दशाओं में हो सकती है। एजेंसी, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए रखता है जो अपकृत्य होते हैं। मतलब कोई एजेंसी है, उसने अपनी एजेंसी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए रखता है, मतलब मालिक ने नौकर को इसलिए रखा जो अपकृत्य होते हैं, तो कानून दोनों को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराता है, प्रमुख और अभिकर्ता। भाई एक व्यक्ति की फैक्ट्री थी, सही है, राम की क्या थी, फैक्ट्री, उसने श्याम को क्या रखा, नौकर, ठीक है। राम की फैक्ट्री थी, श्याम को नौकर रखा, लेकिन राम ने क्या करवाया, गैर कानूनी कार्य करवाया, ठीक है। तो यहां पे राम तो है ही अपराधी, और यहां पे ये श्याम भी क्या है, अपराधी। अब ये कहोगे आप कि सर ये तो राम के कहने पे ही तो कर रहा है, इसे इसकी क्या कमी है। भाई ये राम के कहने पे तो कर रहा है, लेकिन ये इतनी समझ नहीं है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वो है गैर कानूनी है, इतनी तो इसकी समझ है ना। कोई भी व्यक्ति अगर बदमाश है तो वो क्या घर में ही मर्डर थोड़ी करेगा भाई। तो इसको इतनी तो इसको तो इसकी तो ये गलती है कि इसने गलत कार्य करवाया है, इसकी ये गलती है इसने करा है, इसे भी दंडित किया जाएगा क्योंकि इसकी समझ है इतनी कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो गैर कानूनी है, तो उसे मैं ना करूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये संयुक्त क्षति करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, तीनों फॉर्मेट में आ सकते हैं। कभी ये सोच के चलो कि ये तो शॉर्ट है, ये तो वेरी शॉर्ट है, ये और लॉन्ग है। लॉन्ग तो फिक्स एक बार को है भी, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट फिक्स नहीं है, ध्यान रख लेना। ये लॉन्ग भी बन के आ सकते हैं, पहले बता दे रहा हूं आपको, ये मत कहना कि भैया आपने हमें बताया नहीं था, ये लॉन्ग भी बन के आ सकते हैं। जब एक व्यक्ति ऐसा अपकृत्य करता है जिसका दायित्व दूसरे व्यक्ति पर होता है, तब संयुक्त मतलब क्षतिकर्ता, यहाँ पे संयुक्त नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पे क्षतिकर्ता तथा अन्य व्यक्ति दोनों ही संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी मतलब होते हैं वे अपराधी होते हैं दोनों ही, ठीक है। दोबारा देखो, जब एक व्यक्ति ऐसा अपकृत्य करता है जिसका दायित्व दूसरे व्यक्ति पर होता है, तब क्षतिकर्ता उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे संयुक्त क्षतिकर्ता लिख लेना, यहाँ पे संयुक्त क्षतिकर्ता उत्तरदायी होते हैं। स्वामी और सेवक के संबंधों के उत्पन्न दायित्व है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्वामी और सेवक, ठीक है। दूसरी बात आ जाओ, संयुक्त कार्य। संयुक्त कार्य क्या है, जब दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप में कोई अपकृत्य करते हैं तो वे सभी जिम्मेदार होते हैं। मतलब एक से अधिक व्यक्ति, दो से अधिक व्यक्ति, जब मतलब 2, 3, 4 या अधिक संख्या मिलकर, लोगों की संख्या मिलकर किसी कार्य को करते हैं, किसी अपराध को करते हैं, तो वहां पे कहा जाता है कि वे संयुक्त क्षति करता है, ठीक है। दायित्व की प्रकृति। संयुक्त क्षतिकर्ता का दायित्व अलग अलग और संयुक्त दोनों प्रकार का होता है। उनके खिलाफ प्राप्त की गई डिक्री किसी भी एक व्यक्ति को वसूल की जा सकती है, ठीक है। इस लाइन को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान विधि, जो वर्तमान समय में विधि है वो कैसी है। इंग्लैंड की शासन विधि में पहले यह नियम था कि एक संयुक्त क्षतिकर्ता के विरुद्ध प्राप्त किया गया फैसला अन्य सभी क्षतिकर्ताओं को दायित्व से मुक्त कर देता है, भले ही वह वादी पूरी हानि प्राप्त न कर सका हो, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसे ध्यान से पढ़ो, समझना है। यहाँ पे क्या कहा गया है इस वाले प्रश्न में, मतलब इस वाले आंसर में, यहां तक, जैसे कोई संयुक्त कार्य करा, क्या करा, अभी बताते हैं इसको। इंग्लैंड की सामान्य विधि में क्या था कि जब एक या एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त मतलब मिलजुल कर
संयुक्त रूप से कोई अपराध कर देते हैं। उस अपराध को करने के बाद जब इन पर केस दायर होता है और केस में अगर कोई एक व्यक्ति बरी होता है, क्या होता है, बरी, यानी उसकी जो मतलब जो उस पर आरोप है उसमें बरी हो जाता है, तो ये संयुक्त व्यक्ति जितने भी इसमें संबंधित हैं ये सब क्या हो जाते हैं, बरी। ठीक है, ये कौन सा नियम था, इंग्लैंड की सामान्य विधि। लेकिन विधि सुधार अधिनियम 1935 की धारा 6 के अनुसार अब एक फैसला एक बार संयुक्त क्षतिकर्ताओं के विरुद्ध प्राप्त होने पर भी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुकदमा चलाने में कोई रुकावट नहीं डालता। भारत में इस नियम को अनुचित माना गया है। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि विधि सुधार अधिनियम ने यह कहा था 1935 की धारा 6 के अनुसार, जब एक फैसला एक बार संयुक्त क्षतिकर्ताओं के द्वारा विरुद्ध लागू कर दिया जाता है, जो क्षति पहुंचाते हैं उनके विरुद्ध लागू कर दिया जाता है, तो दूसरे व्यक्ति द्वारा मुकदमा चलाने में कोई रुकावट नहीं डालेगा। मतलब एक ने डाला, ठीक है, अब सपोज करो संयुक्त क्षतिकर्ताओं ने एक से अधिक लोगों को क्षति पहुंचाई, इनमें से एक, मतलब इन्होंने केस डाला एक ने, और यहाँ पे ये क्या हो गए, बरी। तो इसमें जो दूसरा व्यक्ति था जिसको क्षति हुई थी वे इस पे क्या ला सकता है, दोबारा केस डाल सकता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये था हमारा संयुक्त क्षतिकर्ता। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अंग भंग। अंग भंग के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है ना। अब अंग भंग को देखेंगे। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इनकी टिप्पणी लिखने को आ सकती हैं, क्या आ सकती हैं, टिप्पणी लिखने को आ सकती हैं। ध्यान रख लेना, ये 10 नंबर में भी आ सकता है, 20 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रख लेना। अंग भंग को पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को पहुंची किसी व्यक्ति को पहुंची समस्त चोटों में जिनमें मृत्यु नहीं होती, अंग भंग सबसे गंभीर आघात माना जाता है। मतलब जितनी भी चोटें हैं, क्या है, चोट जिसमें मृत्यु नहीं होती है, क्या नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती है, और सारे काम हो जाते हैं उसके साथ। मतलब जितनी पीड़ा होती है सिर्फ मौत के अलावा, और जो अगर किसी में होती है तो अंग भंग। अंग भंग का मतलब होता है अंग को काट देना, जैसे उंगली का काट देना, हाथ काट देना, टांग काट देना, ऐसे अंग का क्या कर देना, भंग। अंग भंग सबसे क्या होता है, गंभीर आघात माना जाता है। चोटों में सबसे गंभीर, मृत्यु से अलग। भाई मृत्यु में तो क्या है, आदमी मर गया, मृत्यु से अलग अगर चोट में सबसे गंभीर अपराध माना गया है, अंग भंग माना गया है। ऐसी क्षति जिससे कोई व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों केंद्रियों से वंचित होता है, अंग भंग कहलाता है। मतलब वह अपनी ज्ञानेंद्रियां या कर्णेंद्रियां यानी कार्य करने वाली, ज्ञान की जो मतलब ज्ञान देने वाली इंद्रियां या केंद्रीय कार्य करने वाली से वंचित होता है। अंग भंग अपराध एवं अपकृत्य वंचित होता है, अंग भंग कहलाता है। अंग भंग अपराध एवं अपकृत्य दोनों है। अंग भंग जो हुआ है वो अपराध भी है एवं अपकृत्य है। अंग भंग में इनका मतलब क्या है, ज्ञानेंद्रिया और कर्णेंद्रिया, इनका मतलब है उस आदमी का वो इस हिस्सा जो कट गया हो, उसको क्षति पहुंचाई गई हो, क्षति उसको भी मान सकते हैं, अंग भंग उसे भी मान सकते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति के हाथ पर चोट मारी, उसकी कोहनी का जो हुक होता है वह टूट गया और उसके हाथ ने हमेशा के लिए कार्य करना बंद कर दिया। क्या कर दिया, कार्य करना क्या कर दिया, बंद। तो ये यहां पे क्या होगा, अंग भंग की श्रेणी में आएगा। ये नहीं है कि हाथ को अलग ही काट दिया जाए जब भी अंग भंग है। अगर हमारे हाथ को इस तरह से चोट पहुंचाई है कि हमारी उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, या पाम ने काम करना बंद किया, या हमारी मेमोरी चली गई, याददाश्त गायब हो गई, तो ये अंग भंग की श्रेणी में ही आता है। ठीक है ना।
इस बात को ध्यान रख लेना। अंग भंग का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज का अलग से ही कटना। अंग भंग में वो भी आता है कि उस अंग का, उस शरीर के हिस्से का काम ना करना। ठीक है। अंग भंग अपराध एवं अपकृत्य दोनों ही, अपराध भी है, अपकृत्य भी है, तो दोनों है। अंग भंग का बाद तभी चलाया जा सकता है जब व्यक्ति के किसी क्रियाशील अंग को भंग कर दिया है। क्रियाशील का मतलब है आदमी के उस अंग को भंग करा हो जो उससे वह कार्य करता हो, है ना। यदि क्रियाशील अंग का भंग नहीं हुआ तो अंग भंग बाद नहीं चलाया जा सकता। अगर अंग भंग हुआ है और वो ऐसा अंग भंग है जिससे कोई कार्य नहीं होता था, लेकिन वो हमारी शोभा के लिए था कि भाई हाँ ये इस अंग का हिस्सा है, लेकिन उससे कोई कार्य नहीं होता था, अगर वो कट जाता है तो अंग भंग बाद नहीं चलाया जा सकता, बल्कि केवल मारपीट का चलाया जा सकता है। ठीक है। एक बात और बता रहा हूं, अगर आप किसी व्यक्ति की नाक और कान काटते हो, नाक और कान काट देते हो, तो आप पर कोई अंग भंग का क्या नहीं लगेगा, मुकदमा। क्योंकि नाक और कान दोनों ही एक ऐसी चीजें हैं जो कभी कोई कार्य नहीं करते हैं। अगर कोई हमारी ऊपर से नाक की टोंटी को काट दे, ठीक है, ये होती है नाक सी ऐसे करके, भाई आरट मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसे करके, यहाँ पे होती हैं अखियां, ये हो गई अखियां। अगर कोई हमारी इस नाक को यहाँ से ऐसे, अरे ये लिपस हो गए इनके, ये मुंह बन गए। अगर कोई इनकी नाक को, बताना भैया पेंटिंग कैसी है मेरी, ठीक है ना, पेंटिंग कैसी जोरदार है, बता देना है ना कमेंट करके। अगर कोई इनकी नाक काट देता है या इनका कान काट देता है, भाई नाक कट गई, सांस तो अंदर फिर भी जा रही है ना, कान कट गया, अलग कट गया, ये है ना, कान में आवाज तो फिर भी जाएगी ना, छेद थोड़ी काट देंगे कान के को। नाक आगे से टोंट सी कट गई तो अब फिर भी तो सूंघ सकता है ना वो। ठीक है। तो बताना कि हमारी पेंटिंग कैसी लगी आपको। तो अगर हम किसी की नाक और कान काट देते हैं तो वो अंग भंग की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है ना। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अंग भंग की कसौटी, कोई अपकृत्य अंग भंग है या नहीं। कोई अपकृत्य अंग भंग है या नहीं, इसकी कसौटी यह है कि क्या व्यक्ति के शरीर को ऐसा आघात लगा है जिससे उसके लड़ने या आत्मरक्षा करने की सामर्थ्य में कमी आ गई है। सबसे पहले एक बात सुन लो, यहां तक समझते हैं पहले, है ना, इसे टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे। कोई अपकृत्य अंग भंग है या नहीं, अंग भंग यानी उसे माना जाए या नहीं है या नहीं, इसकी कसौटी यह है कि क्या व्यक्ति के शरीर को ऐसा आघात लगा है जिससे उसके लड़ने या आत्मरक्षा करने की सामर्थ्य में कमी आ गई है। मतलब जिस व्यक्ति का कोई अंग भंग हुआ है, क्या हुआ है, अंग भंग, लेकिन उससे यह साबित होना चाहिए कि या तो वह ऐसे अंग भंग हुआ है उसका, अगर कोई उस पर हमला करे या उसे मारे, वह अपना क्या नहीं कर सकता, बचाव, या दूसरे नंबर पर वह कोई कार्य नहीं कर सकता है, उसके ऐसे अंग को भंग कर दिया गया है जिससे वो कार्य नहीं कर सकता, तो वह क्या होगा, अंग भंग की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। एक बात बताओ, नाक से हम कितना कार्य करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। कान से हम कितना कार्य करते हैं भाई, बिल्कुल नहीं करते। कान के छेद से आवाज जाती है। नाक का अगला हिस्सा अगर हमारा कट भी जाए तो भी भैया ऑक्सीजन जाएगी अंदर, और जो कार्य चल रहे थे चलने हैं, इसे अंग भंग की श्रेणी में नहीं आएगा, इसे नॉर्मल मारपीट में रखा जाएगा। किसमें, नॉर्मल मारपीट में, है ना, झगड़े में रखा जाएगा। आगे चलते हैं। यदि वास्तव में व्यक्ति के ऐसे अंग को भंग किया जाता है जिससे व्यक्ति लड़ने में असमर्थ हो जाता है तो वहां अंग भंग का मामला बनता है। अगर वो लड़ने में या अपनी रक्षा करने में या कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो अंग भंग लगेगा। जैसे पाम, टांग, हाथ, अंगुली,
दांत या आंखें आदि का कटना अंग भंग का संकेत है। अगर किसी का पाम कट जाए तो भाई कार्य करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाएगा। टांग कट जाए, हाथ कट जाए। अब ये कहेंगे पाम और गुरुजी टांग में क्या अंतर है? पाम का मतलब है पाम का निचला हिस्सा कटना, टांग का मतलब है पूरी टांग का कटना ऊपर से जांग पे से। हाथ, अंगुली, अंगुलिन का मतलब ये नहीं है कि अंगूठा कट जाए तो कहो कि भैया हमारा तो अंगूठा ना, गुरुजी वहां तो अंगुली लिख रहे हो, हमारा तो अंगूठा कटा है। ऐसे नहीं भैया, दांत या आंखें आदि का कटना, ठीक है। दांत से हम खाना खाने में असमर्थ हो सकते हैं, तो इसलिए भी क्या अंग भंग की श्रेणी में ही आएगा, है ना। तो इनको क्या कहेंगे हम? ये क्या है? अंग भंग। आगे देखते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के नाक कान काट दिए जाते हैं तो यह व्यक्ति क्रूप तो बनता है किंतु लड़ने के अयोग्य नहीं बनता, अतः ऐसे मामले में अंग भंग का बाद ना चलकर मारपीट का ही चलता है। भाइयों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इसमें देखो, अगर किसी की नाक या कान को काट दिया जाए तो अंग भंग का आरोप नहीं लगता है, सिर्फ नॉर्मल मारपीट का चलता है। भाई ये नॉलेज आपको पता तो पड़ गई है, लेकिन आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है भाई, किसी की नाक या कान मत काट देना, ठीक है भैया। कि अब सोचो कि भैया आरोप नहीं लगेगा, नॉर्मल मारपीट का आरोप लगेगा। इसकी नाक काट दो, इसका कान काटो और किसी से भी गुथे ब्लेड लो, नाक कान उड़ा दो, कि हम पे तो नॉर्मल मारपीट का लगेगा। लेकिन भैया ये जान को जंजाल बन जाएगा ये केस। इतना मर्डर के केस में परेशान नहीं होगे जितने इनके में परेशान हो जाओगे। ध्यान रख लेना इस बात को, क्योंकि जब नाक और कान काट दिए जाते हैं ना, तो न्यायालय ऐसी सजा सुनाता है, वो अंग भंग की कसौटी में तो नहीं आता, लेकिन ऐसी सजा सुनाता है कि आप पछताओगे कि हमने कर क्या दिया। इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आप इसका अर्थ ये निकाल लो कि नाक कान काट दो और बच जाओ, या किसी को सलाह दे दो, ये और भी ज्यादा गंभीर आरोपों में आ जाता है। ध्यान रख लेना इस बात को। देखो ये है विदेशी दुष्कृति, ठीक है। क्या है? विदेशी दुष्कृति। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हालांकि ये कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो मैं इसे थोड़ा सा आपको करा देता हूं, अगर बाई चांस आ भी जाता है तो हल्का सा इसे फेर लेना। और मैंने क्या बोला है? टॉट में बना के लिखना है, हमें क्या करना है? बना के। विदेशी दुष्कृति से मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर कोई अपराध करे। इसे हम नॉर्मल पढ़ लेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे। अपने देश के बाहर किसी अन्य देश के लिए या अन्य देश में किए गए अपकृत्य विदेशी अपकृत्य कहलाते हैं। अंग्रेजी कानून के अनुसार इंग्लैंड के बाहर, मतलब अंग्रेजी मतलब अंग्रेजों का जो कानून है, इंग्लैंड के अनुसार बाहर किसी अन्य देश में की गई दुष्कृति के लिए अपकृत्य करने वाले के खिलाफ इंग्लैंड के न्यायालयों में क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया जाता है, बशर्ते कि प्रतिवादी इंग्लैंड के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो। विदेशी, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति विदेशी है, इंग्लैंड से आया है और वो दुष्कृति करता है यानी कोई अपराध करता है, तो उस पर इंग्लैंड के न्यायालय में क्या चलेगा? उस पर वाद दायर किया जाएगा, ठीक है ना। विदेशी अपकृत्य दो प्रकार के होते हैं। विदेशी जो अपकृत्य हैं, विदेशी जो अपराध हैं, दो प्रकार के होते हैं। जहां प्रतिवादी का कार्य विदेशी विधि के अनुसार न्यायोचित नहीं है, परंतु इंग्लैंड की विधि के अनुसार यह अपकृत्य नहीं है। मतलब हम किसी विदेश में गए, ठीक है, सपोज करो हमारे यहां पे इंडिया में गाली देना क्या है? मानहानि है, ठीक है, ठीक है। क्या है? सुनो, सॉरी, इंडिया में क्या है? ये एक आम बात है। गाली देना क्या है? आम बात है इंडिया में क्या देना? गाली। अगर इंडिया में कोई किसी को गाली दे दे तो आम बात है, नॉर्मल सी। अगर ये ही कार्य इंग्लैंड में हो तो ये क्या है? अपराध है, ठीक है। अब इंग्लैंड का व्यक्ति कहाँ आ गया? इंडिया में आ गया और उसने गलती से क्या दे दी? गाली।
और इंडिया में तो क्या है, एक नॉर्मल चीज है, ये तो हर किसी की जबान पर रहती है आज की डेट में, ठीक है ना। तो इंग्लैंड के व्यक्ति को यहाँ की सरकार तो माफ कर देगी, चलो कोई बात ना, मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं कि चलो तुझे छोड़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल सहानुभूति दिखा देंगे, जा छोड़े दे रहे हैं, तू विदेश से आया है। लेकिन इंग्लैंड वाले क्या करेंगे, जब ये अपने देश में वापस चला जाएगा तो इस पर बात दायर कर देगी इंग्लैंड की सरकार कि भाई तुमने वहां जाके बदतमीजी की थी, तुमने गाली गलौज करा था, तो उसको उसके इंग्लैंड के न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा, ठीक है। जहां प्रतिवादी का कार्य विदेशी विधि के अनुसार न्यायोचित नहीं है, परंतु इंग्लैंड की विधि के अनुसार यह अपकृत्य नहीं है, तो उसके खिलाफ अपकृत्य का दावा इंग्लैंड के न्यायालय में नहीं हो सकता, ठीक है। अगर है तो होगा और नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज को समझ लेना। अगर इंग्लैंड में अपराध है उस कोई कार्य का, तो वो अगर इंग्लैंड में अपराध है और भारत में आके कर रहा है तो वह इंग्लैंड में जाकर दंडित किया जाएगा। और इंग्लैंड में कोई अपराध नहीं है और भारत में कर रहा है तो भारत की सरकार उसे दंडित कर सकती है, लेकिन इंग्लैंड की सरकार उसे दंडित नहीं कर सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर कोई भारत का व्यक्ति विदेश में जाके, अब देखो इंग्लैंड क्या है, एक सेक्स फ्री कंट्री है। क्या है? सेक्स फ्री कंट्री है। अगर उसकी पत्नी है इंग्लैंड में और अगर वो किसी दूसरी महिला के संग क्या करता है, सेक्स करता है, तो वहां पे क्या होता है, उसे माफ कर दिया जाता है पति को। ये वहां पे एक नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। अगर यही कार्य इंग्लैंड का व्यक्ति इंडिया में आके ऐसे किसी के साथ करने लगे तो यहाँ पे क्या है, अपराध है, ठीक है। तो इंग्लैंड की न्यायालय कह देगी कि इसे इंडिया के अनुसार ही इसे वहां पे दंडित किया जाए, या इंडिया में जो अपराध था हमें बता दिया जाए, इसे इंग्लैंड में हम वो वाला अपराध दे देंगे, ठीक है ना। इंग्लैंड के बोलेंगे या तो आप वहीं से दंडित कर दो, या इसका जो दंड है हम आपके अकॉर्डिंग इसे यहीं दंडित करेंगे, आप परेशान न होइए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। व्यक्तिगत अपकृत्य से तात्पर्य किसी विदेशी व्यक्ति या चल संपत्ति को हानि पहुंचाने से है। विदेशी व्यक्ति या चल संपत्ति को हानि पहुंचाने से है। इंग्लैंड के कानून के अनुसार जब किसी चल संपत्ति या व्यक्ति के प्रति अपकृत्य किया जाता है तो उसके लिए अपकृत्य करने वाले के खिलाफ इंग्लैंड के न्यायालय में मुकदमा चल सकता है, भले ही कार्य विदेश में हुआ हो। अब यहां पे एक बात समझते हैं। कोई व्यक्ति है इंग्लैंड का, क्या है, इंग्लैंड का है, और वह कहां पे आया, भारत में घूमने आया, ठीक है। इंग्लैंड का व्यक्ति है, भारत में घूमने आया और यहां आके क्या करी इसने, अपकृत्य कर दिया, कोई अपराध कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, इंग्लैंड की सरकार क्या करेगी, इसने अपराध जो करा है, कैसी किन चीजों को करा है, चल संपत्ति को। कैसी चल संपत्ति कौन सी होती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती हैं। अचल संपत्ति वो होती हैं जो एक ही स्थान पर रहती हैं, जैसे पेड़ है, मकान है, दुकान है, बैंक है, भूमि है, ठीक है। ये क्या है, अचल संपत्ति, ठीक है। भूमि है, खेत है, ठीक है, इसको कह सकते हैं अचल संपत्ति। लेकिन यहां पे दूसरे क्या हैं, चल संपत्ति, जैसे फोन है, वॉच है, घड़ी, भाई महंगी महंगी घड़ी चल रही है, फोन महंगे महंगे चल रहे हैं, सोना चांदी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या कोई वस्तु है। अब यहाँ पे कोई गांव का व्यक्ति हो, कोई नॉर्मल एरिया का, तो ये मत कह देना कि गुरुजी खेती में भी जो फसल होती है वो भी तो चल संपत्ति है, कि लोग गन्ना तोड़ कर ले जामे, कि गन्ना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेड़ की बात कर रहे हो, ये भी तो चल संपत्ति है। तो भैया वो चोरी नहीं है, आदमी उसका उपभोग करने के लिए ले जा रहा है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इन चीज़ों का फैक्ट मत बना देना कि गन्ने को खेत में से तोड़ कर ले गए और ये चल संपत्ति है, ऐसी चीज़ें मत कर देना वहाँ पे। तो व्यक्तिगत अपकृत्य से तात्पर्य किसी विदेशी व्यक्ति या चल संपत्ति को हानि पहुंचाने से है। चल संपत्ति समझ के होंगे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाए।
इंग्लैंड के कानून के अनुसार जब किसी चल संपत्ति या व्यक्ति के प्रति अपकृत्य यानी अपराध किया जाता है तो उसके लिए अपकृत्य करने वाले के खिलाफ इंग्लैंड के न्यायालय में मुकदमा चल सकता है, भले ही कार्य विदेश में हुआ हो। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा मानसिक आघात। मानसिक आघात से तात्पर्य है किसी की मानसिक यानी दिमाग की क्षति पहुंचाना, है ना। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को, देखते हैं आगे। मानसिक आघात से तात्पर्य उस आघात से है जिसके कारण किसी मनुष्य की बौद्धिक एवं नैतिक भावना को चोट पहुंचे तथा जिससे शरीर एवं मस्तिष्क के ढांचे में प्रतिक्रिया उत्पन्न हो। ऐसा व्यक्ति मानसिक सदमे के लिए क्षतिपूर्ति का बाद ला सकता है। ठीक है ना। मतलब उसके संग मतलब किसी व्यक्ति ने ऐसा आघात, ऐसा प्रहार करा, ऐसी चोट मारी कि उसकी मानसिक स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई, वह पागल हो गया, सुनने की क्षमता कम हो गई, या उसके दिमाग ने ऐसा कार्य करना बंद कर दिया, या उसके दिमाग की नसों की वजह से उसके शरीर पैरालाइज हो गया। मतलब बात यह है, ऐसी क्षति पहुंची कि उसके शरीर ने और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, उसे मानसिक आघात कहा जाता है। ठीक है ना। ऐसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का बाद लाया जा सकता है। बाद का मतलब है केस। ठीक है ना। केस लाया जा सकता है। प्राचीन विधि के अनुसार, जो हमारी पहली विधि थी उसके अनुसार क्या है, केवल मानसिक आघात या मामूली चोट अभियोज्य नहीं होती थी। अगर कोई मानसिक आघात है या मामूली चोट है, अभियोज्य यानी अभियोजन के योग्य नहीं होती थी, जब तक कि कोई भी मानसिक सदमा या दुख शारीरिक क्षति अथवा पीड़ा का कारण ना बने। यानी किसी व्यक्ति को मानसिक क्षति तो पहुंची है, लेकिन उसे ना तो दुख हुआ है ना उसे कोई पीड़ा हुई है, तो वो क्या था, मानसिक आघात के रूप में नहीं था वर्तमान विधि के अनुसार। यानी कि एक बात सोचो, मतलब हमने किसी को चोट मारी सिर में और उससे ना तो उसे कोई दर्द हुआ ना ही कोई सदमा पहुंचा। ठीक है ना। तो वो किस स्थिति में नहीं आएगा, मानसिक स्थिति में। सपोज करो आपको पता है, मतलब ए की माँ दिल की मरीज है। कैसी है, दिल की मरीज। बी इसका पुत्र है। क्या है, पुत्र। इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। सी जो है पड़ोसी है। ठीक है, क्या है, पड़ोसी है। ये पड़ोसी, इसकी मृत्यु जब हो जाती है तो ये ए को क्या आता है, खबर देने। क्या देने आ रहा है, खबर। इसको पता है कि इसकी माँ दिल की क्या है, मरीज। अगर मैं एक अचानक से जाकर ऐसा न्यूज इसे सुनाऊंगा कि इसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो इसके दिल के दौरे से इसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ये भगा हुआ आता है और ये न्यूज इसको सुना देता है, और इसकी दिल के अटैक, दिल पे क्या होता है, अटैक पड़ता है, और ये क्या होती है, मर जाती है। हार्ट अटैक की वजह से क्या हो जाती है, मर जाती है। तो यहाँ पे ये जो पड़ोसी है सी, इसकी हत्या का क्या है, दोषी है। एक व्यक्ति तो वो होता है जिसे पता ही नहीं है कि भाई ऐसा कार्य करने से उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन इसको पता था कि वह दिल की मरीज है, अगर मैं ऐसी सूचना दूंगा तो वो मर सकती है। ठीक है, ये क्या थी, ऐसी कोई घटना होनी चाहिए। तो केवल मानसिक आघात या मामूली चोट अभियोज्य नहीं होती थी जब तक कि कोई भी मानसिक सदमा या दुख शारीरिक क्षति अथवा पीड़ा का कारण न बना हो। ठीक है, तो पहले क्या था, ये जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन अब ये क्या है, अपराध की श्रेणी में आने लगा है। पहले नहीं आता था, अब आने लगा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार मानसिक आघात से प्राप्त हानि के लिए मुकदमा चलाने के अधिकार को पूर्णता मान्यता मिल चुकी है। मतलब मानसिक आघात यानी दिमाग से संबंधित, मतलब आघात जो हुआ है, प्राप्त हानि के लिए मुकदमा चलाने के अधिकार को पूर्णता मान्यता मिल चुकी है, भले ही ऐसा आघात प्रतिवादी के कार्यों को देखने या सुनने मात्र से ही पहुंचा हो। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना कि ये जो आघात पहुंचा था, कैसे पहुंचा था, सुनने से ही तो पहुंचा था कि भाई तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है और इसे अटैक पड़ा, ये मर गई, या इसे पैरालाइज हो गई, या इसे दोबारा से अटैक पड़ गया, तो ये व्यक्ति क्या है, दोषी है। कब है, वर्तमान स्थिति में।
पहले क्या था, ये दोषी नहीं था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। डुप्ले बनाम कैमल लेयर्ड एंड कंपनी 1950 में प्रतिवादी की असावधानी से क्रेन की रस्सी टूट गई। क्या हुई, क्रेन की रस्सी जो थी टूट गई, ये है टूट गई, जिससे क्रेन का सारा भार जलयान के होल्ड में गिर गया, जहां बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। वादी क्रेन का ड्राइवर था और वह स्वयं सुरक्षित स्थान पर था, तो भी मजदूरों को संकट की अवस्था में देखकर वह घबरा गया और मानसिक आघात का शिकार बन गया। निर्णय हुआ कि वादी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, क्या होता है देखो, इसका सार मैं तुम्हें निकाल के देता हूं। तो इसमें देखते हैं दोबारा, मतलब यहां पे क्या था, एक प्रतिवादी था। प्रतिवादी कहते हैं जिसने घटना कारित करी। प्रतिवादी से कहा होगा कि रस्सी को अच्छे से बांधना, लेकिन उसने रस्सी को अच्छे से नहीं बांधा। वादी यानी जो क्रेन का ड्राइवर था, कौन था, ड्राइवर, ये ड्राइवर है, ये प्रतिवादी है जिससे कहा होगा कि भाई रस्सी अच्छे से बांध दे, लेकिन इसने रस्सी को अच्छे से नहीं बांधा। और इसके ये क्रेन है, यहाँ पे जैसे क्रेन मान लो, यहाँ पे क्रेन है, क्रेन के यहाँ पे ये डंपर लटके हुए हैं, ये पहिए हैं उसके भैया। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइवर है। ठीक है, ये सुरक्षित है, यहाँ की इसकी जो लंबी जो दूरी वो है, नार से जो होती है, यहाँ से डिब्बे गिरे यहाँ पे पानी के हॉल में। यहाँ पे क्या कर रहे थे, मजदूर कार्य कर रहे हैं, ये इनके ऊपर आके गिरते हैं, तो यहाँ क्या होती है, मजदूर मर जाते हैं, मजदूरों की क्या होती है, मृत्यु। तो यहाँ पे प्रतिवादी के खिलाफ ये जो वादी है ये तो सुरक्षित है, ड्राइवर क्या है, सुरक्षित, लेकिन फिर भी इसे क्या होता है, इनका दुख देखकर, इसको गिरते हुए देखकर इसे क्या होती है, मानसिक क्षति, मानसिक क्षति या मानसिक आघात लगता है। ठीक है, तो ये जो वादी है अपने मानसिक आघात की क्षतिपूर्ति के लिए वादी पर क्या, प्रतिवादी पर क्या कर सकता है, वाद दायर कर सकता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। विल्किंस बसिस डाउनटन 1897 2 kV 57 में प्रतिवादी ने वादिनी से मजाक करते हुए कहा कि उसका पति एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया है। मतलब प्रतिवादी, मतलब जिसने कहा था, वादिनी से उसका मजाक करते हुए कहा कि उसका पति एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया है और उसकी टांग टूट गई है, जिससे वह अस्पताल में पड़ा हुआ है। इस सूचना को सुनकर वादिनी को मानसिक सदमा पहुंचा, जिससे वह बीमार पड़ गई, उसके बाल सफ़ेद हो गए, कुछ समय तक उसका जीवन भी संकट में पड़ा रहा। वादिनी के पति को उसकी बीमारी पर काफ़ी धन खर्च करना पड़ा। जस्टिस राइट ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी के कार्य से वादिनी को क्षति पहुंची है, इसलिए वह क्षतिपूर्ति के लिए दोषी है, भले ही प्रतिवादी का इरादा ऐसी क्षति पहुंचाना नहीं था। मतलब भैया एक बात ध्यान रखना, सूचना अगर किसी को दो, डाकिया अगर बनो तो सोच समझकर बनना, सोच समझकर। अगर आप किसी को सूचना देने जा रहे हो और आपकी सूचना सुनकर सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सदमा लग जाता है, बीमार पड़ जाता है, यानी कुछ भी परेशानी अगर आपकी बात सुनकर उसे सदमा पहुंचता है और तुम्हें पता था कि जो सामने वाला व्यक्ति है कमजोर दिल का है या उसे दौड़े पड़ सकते हैं या उसकी मृत्यु हो सकती है इस घटना को सुन के, तो आपको उसको सूचना नहीं देनी है, नहीं तो क्या होगा, आप पे वाद दायर हो जाएगा भैया और आपको क्या देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये था मानसिक आघात। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो आप एक काम करोगे, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। क्या लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार नहीं, इस पे 3-4 बार लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ध्यान रख लेना भैया। सही है, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है ना। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बिना किसी औचित्य के पूर्ण अवरोध लगाना मिथ्या कारावास कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, देखो कहानी की तरह पढ़ूंगा, इसे समझ लेना, ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, नॉर्मल कहानी बेस पे है। अगर कहीं मुझे लगेगा कि समझाने वाला है एग्जाम्पल देके तो समझाऊंगा, नहीं तो नॉर्मल लैंग्वेज है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बिना किसी औचित्य के, मतलब उद्देश्य के, पूर्ण अवरोध लगाना, यानी अवरोध का मतलब होता है रोकथाम। क्या होता है? रोकथाम। यहां पे लिख लो, अवरोध का मतलब है रोकथाम, ठीक है। औचित्य का मतलब है किसी युक्तियुक्त कारण या उद्देश्य, क्या लिख लो यहां पे? उद्देश्य के पूर्ण अवरोध लगाना मिथ्या कारावास कहलाता है। मिथ्या यानी झूठा अवरोध कहलाता है, कारावास कहलाता है। मिथ्या बंदीकरण, मिथ्या होता है झूठा, मिथ्या माने झूठ, झूठ, झूठ। क्योंकि भैया तीन तीन बार इसलिए बोलना पड़ रहा है, कमेंट में आया था सर वह होता है या वह होता है, तो भैया थोड़ा समझ के बोलना पड़ेगा। और थैंक यू उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी डियर स्टूडेंटों के लिए जो कमेंट करके मेरा हौसला अफजाऊ करते हैं, मेरी कमियों को मुझे बताते हैं, ठीक है। आपका दिल से धन्यवाद, ठीक है। मिथ्या बंदीकरण के रूप में किया गया अवरोध शारीरिक हो सकता है, ठीक है ना, या अधिकार प्रदर्शन द्वारा किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति की स्वतंत्रता में पूर्ण बाधा होनी चाहिए। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को एक विशेष दिशा में जाने से रोक दिया जाता है जिधर जाने का उसे अधिकार था, तथा अन्य सभी दिशाओं में जाने दिया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है पूरब की तरफ जाना चाहता है, अगर तुम उसी के पूरब के रास्ते को बंद कर दे रहे हो और उससे कह रहे हो उत्तर दक्षिण पश्चिम कहीं भी चला जा, लेकिन पूरब नहीं जाने दे रहे, लेकिन वो पूरब ही जाना चाहता है, तो आप क्या कर रहे हो? उसका अवरोध कर रहे हो, ठीक है। दिशाओं में जाने दिया जाता है तो उसे बंदीकरण नहीं कहा जा सकता, मिथ्या बंदीकरण एवं अपराध है। उसको क्या कहते हैं? बंदीकरण नहीं, मिथ्या बंदीकरण। क्या कहेंगे? मिथ्या बंदीकरण एक अपराध है, और इसके लिए क्षतिपूर्ति की दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही यह भारतीय दंड संहिता की धारा 340 के अंतर्गत एक अपराध भी है, जिसके लिए फौजदारी न्यायालय में कार्रवाई करके अपराधी को दंडित कराया जा सकता है, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझा देंगे तो आप समझ जाओगे मिथ्या बंदीकरण। ये है भैया एक रास्ता, ठीक है। यहाँ पे भी घर हैं, यहाँ पे भी घर हैं, यहाँ पे भी घर हैं, यहाँ पे भी घर हैं। एक व्यक्ति आया इधर से, ये आ रहा अपनी साइकिल पे, है ना, ए आ रहा है, वो सीधा जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? सीधा। यहाँ पे आना चाहता है ए, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यक्ति खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इधर मत जाओ, इधर जो है हमारा कोई काम चल रहा है, या किसी कारणवश उसे जाने नहीं देते हैं, दादागिरी की वजह से। वो कहते हैं या तो इधर से निकल जाओ, ऐसे करके, ऐसे करके निकल जाओ, या फिर ऐसे करके आ जाओ, ऐसे ऐसे करके ऐसे चले जाओ, ठीक है। तो ये वाला जो ए है, अगर इसका विरोध कर रहे हो तो ये आप पे क्या ला सकता है? बाद ला सकता है, ठीक है ना, मिथ्या बंदीकरण के लिए। और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 340 के अंतर्गत क्या है? एक अपराध भी है, किसी का रास्ता रोकना। प्रोफेसर बीनफील्ड के अनुसार मिथ्या बंदीकरण की परिभाषा, देखो मैंने क्या बोला था, डेफिनेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इसमें एक डेफिनेशंस मैंने इसलिए डाली है
क्योंकि मिथ्याबंदीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, तीनों फॉर्मेट में ये आ सकता है। इसके ये ही है एक एग्जांपल, वो डेफिनेशन, सॉरी। तो ये है प्रोफेसर बीनफील्ड के अनुसार मिथ्याबंदीकरण की परिभाषा, ठीक है। किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर बिना किसी कानूनी औचित्य के, मतलब कानूनी अधिकार के या उद्देश्य के, ठीक है ना, पूर्ण अवरोध लगाना मिथ्याबंदीकरण कहलाता है, भले ही वह कितने ही थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। अगर उसको आपने 10 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट के लिए भी रोक लिया, अगर वो सामने वाला व्यक्ति शंकी है, तो आप पर बिल्कुल दावा ठोक सकता है कि आपने मेरा अवरोध करा है, मिथ्याबंदीकरण किया है। आगे चलते हैं। मिथ्याबंदीकरण के आवश्यक तत्व। वादी की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध लगाया गया था, या दूसरा, यहां पे ये आवश्यक तथ्य हूं कि जो वादी था उसको पूर्ण रूप से रोका गया था कि तुझे जाने दिया ही नहीं जाएगा इधर। यह अवरोध बिना कानूनी औचित्य के लगाया गया हो। अगर वहां पे कानूनी कार्य चल रहा है तो हम अवरोध कर देंगे, कोई कानूनी कार्य नहीं है, या सपोज करो रास्ते में कोई कार्य हो रहा था, सार्वजनिक कार्य हो रहा था और हमने उसे रोक लिया, तो हम पे बात दायर नहीं होगा। अब जैसे ए यहाँ से निकल के जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा था, किसी खम्भे को संभाल रहे थे लोग, यहाँ पे तार टूटा हुआ था, यहाँ पे तार टूटा हुआ था, या यहाँ पे कोई जो पोल होते हैं, पोल में गटर जो उसका कोई ढक्कन बेकार हो गया था उसकी वजह से, या कुछ लोग यहाँ पे संगठन के लोग आके यहाँ पे कुछ निरीक्षण कर रहे थे, कुछ देखभाली कर रहे थे, सरकारी अधिकारी, तब ये इन पे बात नहीं ठोक सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, सार्वजनिक कार्य कर रहे थे, ठीक है। पूर्ण अवरोध। एग्जाम्पल, वर्ड वर्सेस जीन्स 1845 में एक पुल का भाग फुटपाथ के रूप में प्रयोग होता था। एक पुल का भाग था। अब इसको भी एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ड वर्सेस जीन्स 1845 में एक पुल का भाग फुटपाथ के रूप में प्रयोग होता था। पुल का भाग था, फुटपाथ के रूप में प्रयोग होता था, यानी पैदल चलने के लिए, और दौड़ देखने के लिए सीट के रूप में था। वादी ने वहीं से गुजरने के प्रयास किया, प्रतिवादी ने उसे नीचे खींच लिया, फिर भी वह ये है घेरे। प्रतिवादी ने उसे नीचे खींच लिया, फिर भी वह घेरे पर चढ़ गया। दो पुलिस सिपाहियों ने उसे जाने से रोका और कहा पुल की दूसरी तरफ से जा सकता है। वादी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो उसे आधा घंटे के लिए वहीं पर रोके रखा। क्या बंदीकरण के बाद लाए जाने पर निर्णय हुआ कि वादी को एक ओर जाने से रोका गया, बंदीकरण नहीं था। देखो एक बात बताओ, थक जाता हूँ भाई बोलते, लेकिन क्या करूँ, थ्योरेटिकल एग्जाम है, बोलता कुछ हूँ निकलता कुछ है भाई। उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, एक आध लाइन इधर से उधर हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। समझाना बोलना पहले कभी इतना नहीं बोला हूँ मैं, ठीक है, लेकिन अब समझाना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे फुटबॉल का गोला था ये, ठीक है, यहाँ पे एक पुल बना हुआ था यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। क्या होता था, जब यहाँ पे कोई गेम होता था, खेल होता था, तो लोग यहाँ इसके जो हल्की जो फुटपाथ होती है जहाँ पे पैदल चलते हैं, वो पाँव लटकाकर इधर बैठ जाया करते थे और इसका क्या करते थे, नज़ारा देखते थे इस पे बैठ के, है ना। तो एक व्यक्ति यहाँ से गुजरना चाहता था कि मैं तो इधर से गुजरूंगा। पुलिस वालों ने बोला कि यार गेम चल रहा है, तुम इधर से गुजर जाओ, कि नहीं मैं तो इधर से गुजरूंगा। उसे रोका जाता है कि भाई सार्वजनिक कार्य चल रहा है, सभी लोगों की सहमति है, वो भी देख रहे हैं, तुम अकेले हो, किसी दूसरे रास्ते से चले जाओ। वो जिद पे अड़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है जो जबरदस्ती कह रहा है कि भाई मैं तो इधर से ही निकलूंगा, ये जो जिद कर रहा है कि भाई मुझे तो जाने से रोका गया है, ये बाद लेके आ जाता है। तो उस न्यायालय क्या कहता है कि भाई वहां पे एक व्यक्ति तो था नहीं जिसने तेरा अवरोध करा था, वो क्या था, सार्वजनिक था।
वहां पे अगर एक व्यक्ति तुम्हें रोकता तो मान लेते, वहां पे भाई 10-15-20 मिनट के लिए गेम चल रहा था तो आप गेम की दौड़ कार्य को पूरा हो जाने देते तो निकल जाते आराम से। तब तक आप गेम में भंग डाल रहे थे तो आप भी तो दोषी हो। तो इसलिए यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण का आरोप नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि भाई वह व्यक्ति गेम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, खेल देख रहे थे। ये कहीं और से भी जा सकता था, क्योंकि इसकी वजह से और सारे लोग परेशान होते, गेम रुक जाता, ठीक है ना। ये था मिथ्याबंदीकरण, और यहाँ पर ऐसी चीज़ों पर नहीं लगाया जाता। अवरोध बिना किसी कानूनी औचित्य के लगाया गया था। हार्ड वर्सेस बियर ड्रेस स्टील ऑफ कोल के 1950 में प्रतिवादी की खान में कुछ मजदूरों ने कार्य की हड़ताल करके शीघ्र बाहर जाने की मांग की। मतलब कुछ व्यक्ति थे, वो मील में कार्य कर रहे थे, कार्य करने के बाद वो हड़ताल करके बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहते थे। प्रतिवादी ने उसकी मांग नहीं मानी और मजदूरों को बाध्य होकर कुछ समय के लिए खान में ही रहना पड़ा। निर्णय हुआ कि प्रतिवादी मिथ्याबंदीकरण के लिए दायी नहीं है, क्योंकि उसमें केवल संविदा भंग हुआ था, अपकृत्य नहीं किया गया था। एक बात बताओ, इसमें क्या हुआ है, देखो ध्यान रखना, क्योंकि उसमें केवल संविदा भंग हुआ था, अपकृत्य नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, इसको देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए। देखो एक फैक्ट्री थी, क्या थी, ये है एक फैक्ट्री। इसमें कुछ मजदूर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कार्य का इनका उचित वेतन नहीं मिल रहा होगा, या किसी कारण के बस ये इस अपनी फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, हड़ताल, ठीक है। क्या करते हैं, हड़ताल। हड़ताल करके ये क्या करते हैं कि वे अपने घर को जल्दी जाना चाहते हैं। क्या करते हैं, जल्दी जाना चाह रहे हैं कि भाई हड़ताल करो और जल्दी से यहाँ से निकल लो। लेकिन फैक्ट्री मालिक क्या करता है, इनका सपोज करो टाइम था 6 बजे छुट्टी होने का, 6 बजे जाने का था टाइम, लेकिन ये हड़ताल करके जल्दी 4 बजे जाना चाहते थे, ठीक है ना। इसने इनको रोका, मालिक ने मजदूरों को रोका कि भाई हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, और गेट बंद कर लिया और इनको 6 बजे ही जाने दिया। तो यहाँ पे ये जो मजदूर हैं, इस पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये मैं उसमें चला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें मिथ्याबंदीकरण का क्या नहीं ला सकते, आरोप नहीं ला सकते। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा, जिन दोस्तों को, यहां देख लो, क्या नहीं ला सकते, मिथ्याबंदीकरण का आरोप नहीं ला सकते, क्योंकि भाई यहां पर ये जो काम करने आए हैं ये संविदा है। संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ पे 8 घंटे काम करेंगे, शाम को 6 बजे जाएंगे। तो ये 6 बजे ही तो भेजता। हड़ताल कर रहे हो तो भैया अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन तुम एक संविदा के अंतर्गत तो हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है कि हम तुमसे झाड़ी लेंगे, पैसे लेंगे, तो हम निश्चित टाइम पे जाएंगे। आप हड़ताल करने लग जाओ, इससे क्या दिक्कत है। मालिक को तो भाई परेशानी, एक तो तुम वैसे ही दे रहे हो, तो मालिक तो अपने सही टाइम पे भेजेगा। उसने आपको रोक कर कोई गुनाह नहीं करा है, उसने अपनी संविदा के अनुसार तुम्हें रोका है, उसने कोई अपकृत्य यानी अपराध नहीं किया है, वो आपको रोक सकता है, ठीक है ना। ये था मिथ्या बंदीकरण। कौन सा था, मिथ्या बंदीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्षति की दुरस्थता। भाई क्वेश्चन को देखने से पहले आप अपना पेन उठा लो और अपनी कॉपी पे लिख लो इसे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आए ना आए दूसरी बात है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। पिछले काफी वर्षों से ज्यादा इसकी मात्रा है बूझे जाने की, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से बनता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मेरे पास अभी थ्योरी है उनकी, हालांकि मैं आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके पास टाइम कम है और अपने टाइम को आप ऐसे ही बेकार करो, ठीक है। बहुत सारे टॉट के क्वेश्चन अभी बाकी हैं, लेकिन मैं आपको पास मटेरियल दे रहा हूं, आपके अच्छे से क्या हो जाए पेपर, ठीक है।
हालांकि अगर मैं एक ही सब्जेक्ट को कराऊं, एक ही एक्ट को कराऊं, तो प्रत्येक पर 100 वीडियो बना सकता हूं मैं, ठीक है ना, इतना मटेरियल है मेरे पास। बट मैं आपको छांट के निकाल के सिर्फ वो चीजें दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 से 70 नंबर का आप वहां पे पेपर सॉल्व करके अच्छे से आ जाओ, ठीक है। इसलिए क्षति की दुरस्थता, इसका वेरी शॉर्ट भी करा चुका हूं, वेरी शॉर्ट भी करा चुका हूं। अब इसका देख लेते हैं शॉर्ट। शॉर्ट भी देखो, इसको हम लॉन्ग भी बना सकते हैं, शॉर्ट तो है ही है, ठीक है। क्षति की दुरस्थता, कानून में किसी घटना के तात्कालिक कारणों पर विचार किया जाता है, दूसरे के कारणों पर नहीं। कानून में क्या है, घटना के तात्कालिक कारणों पर विचार किया जाता है, दूसरे के कारणों पर नहीं। दूसरे शब्दों में समझते हैं, कानून किसी अनुचित कार्य को उत्पन्न होने वाली सभी बातों का लेखा नहीं रख सकता। मतलब कानून जो है, जितने भी कार्य हो रहे हैं उनका लेखा जोखा नहीं रख सकता है। यह कुछ पश्चातवर्ती घटनाओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानता है। जो पहले कोई घटनाएं हुई हैं अपने अधिकार क्षेत्र से क्या करता है, बाहर मानता है कि भाई हम कब तक बायोडाटा को याद रख सकते हैं, अपने क्षेत्र में रख सकते हैं, कहीं ना कभी तो उनका ओवर एज होगा, ओवरडोज हो जाएगा। उसे क्या रखता है, पश्चातवर्ती घटनाओं को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। क्योंकि कानून के लिए कारणों के कारण या परिणामों के परिणाम का अंत रूप से विचार करते चलना संभव नहीं है। मतलब एक बात बताओ, एक ही धारा पर या एक ही बात पर 10-10 केस हैं, अगर हम 10-10 का थोड़ी एग्जाम्पल देंगे। मतलब जो पूर्व में क्या हुआ था स्थिति, कैसे केस हुआ था, क्या स्थिति थी, उसको ध्यान में रख के लास्ट वाले को उसे याद रखेंगे, ठीक है ना, कारणों को ध्यान में नहीं रखेंगे। अतः जहां प्रतिवादी के कार्य और उनके परिणामों में कार्य कारण का सीधा संबंध न हो, वह क्षति दुर्वर्ती मानी जाती है। किसी मामले में क्षति दुरस्थ है या नहीं, यह निश्चित करने के लिए कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। इस बात पर विचार करने हेतु कि कोई क्षति प्रतिवादी के कार्य का प्रत्यक्ष या स्वाभाविक परिणाम है या नहीं, हमें प्रत्येक बात तथ्यों एवं परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। देखो ये है एक बात, इसको हम अच्छे से समझते हैं, दोबारा से समझते हैं। यहाँ पे ये कहा गया कि प्रतिवादी के द्वारा कोई कार्य निश्चित हो, ये नहीं है कि बहुत लंबे समय का हो और उसे अब हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम पुराने कार्यों के या वादों के आधार पर हम निर्णय करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। रतनलाल के अनुसार देखो ये चीजें हमारे केस से क्या है, केस से बिल्कुल समझ में आ जाती हैं। किससे, केस से। जब हम कोई एग्जाम्पल देते हैं ना, केस से बिल्कुल क्लियर चीज समझ में आ जाती है, ठीक है ना। केस को देखेंगे। रतनलाल के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में क्षति हमेशा ही दूरवर्ती होती है, ठीक है। नंबर 1 है जहां प्रतिवादी का कार्य वादी की क्षति का सीधा कारण ना हो। जहां प्रतिवादी का कार्य मतलब प्रतिवादी होता है जिसने क्षति पहुंचाई हो, वो होता है। जहां प्रतिवादी का कार्य वादी की क्षति का सीधा कारण ना हो, मतलब प्रतिवादी ने जो क्षति पहुंचाई है उसका कोई सीधा कारण नहीं था। एग्जाम्पल, COW रेलवे कंपनी 1893 में वादी का कहना था कि जब वह प्रतिवादी की रेल द्वारा यात्रा कर रहा था तो उसे लूट लिया गया। वादी ने कर्मचारियों से गाड़ी रोकने को कहा किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। यदि ट्रेन रोकी जाती वह संपत्ति पुनः प्राप्त कर सकता था। निर्णय हुआ कि संपत्ति की हानि के लिए रेलवे कंपनी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि क्षति तीसरे व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई थी। इसमें क्या कहा गया है कि देखो, एक व्यक्ति था रेल में यात्रा कर रहा था, उसके पर्स को चोर लेकर भाग गए। उसने क्या बोला कि मेरे पर्स को चोर लेकर भाग गए। तुम आप सरकारी अधिकारी उसमें थे, रेलवे वाले अधिकारी से बोला कि तुम गाड़ी को रोको। उसने गाड़ी को नहीं रोका। अब ये उस पर, जिसने गाड़ी को नहीं रोका उस पर बात दायर नहीं कर सकता क्योंकि जो घटना घटी है वो चोर के द्वारा घटी है, ना कि रेल अधिकारी के द्वारा घटी है, ठीक है।
ये क्या है, इसी को कहते हैं क्षति की दुरस्थता। मतलब जो कारण पहले, जो ये इसको कहते हैं दुरस्थता, ठीक है भाई। जो आपको क्षति हुई है कारणों से ही तो हुई है। इसने चोरी की, मतलब नंबर 1 ने चोरी की, नंबर 2 ने क्या नहीं करा, गाड़ी नहीं रोकी, नंबर 3 पर आप क्या करते, प्राप्त कर लेते। कारणों के कारण, ठीक है ना, इसके कारण से ये भाग गया। आप गाड़ी रोकते तो चोर को हाथ पकड़ लिया जाता। ये कारणों के कारण है ना, परिणामों के परिणाम के, यानी पूर्व के। ऐसे ही हम कोई एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दें कि अगर उसका बेटा होता, बेटे का बेटा होता, उसके नाती होते तो आज लड़ाई में वो जीत गया होता। ऐसे कारणों के कारणों पर, परिणामों के परिणामों पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, आगे चलते हैं। जहां क्षति विशेषकर अपने कार्य का परिणाम हो। बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल रेलवे कंपनी वर्सेस द्वारका नाथ 1935 में प्रतिवादी की लाइन पर गर्मियों के दिनों में 2 फुट ऊंची सूखी घास उगी थी। ठीक है, गर्मियों के दिन थे। प्रतिवादी की लाइन पर, मतलब जिस प्रतिवादी की लाइन पर गर्मियों के दिनों में 2 फुट ऊंची सूखी घास उगी थी। वादी का खेत भी रेलवे लाइन के पास था, जिसमें 6 फुट ऊंची सूखी घास खड़ी थी। एक दिन इंजन में से एक कोयला निकलकर रेलवे लाइन पर गिर पड़ा। फलस्वरूप घास में आग लग गई, जो वादी के खेत तक पहुंच गई और सारा खेत जलकर नष्ट हो गया। निर्णय हुआ कि वादी भी कम असावधान न था, क्योंकि उसे मालूम था कि लाइन पर घास खड़ी है और इंजन के कोयले गिरते हैं। अतः उसने लाइन के किनारे की अपनी सूखी घास को न काटा और न उसे नष्ट करा। ये मान लो स्वयं भी गलती की है, ना काट कर ना नष्ट कर कर स्वयं भी गलती की है, और इस कारण उसको हुई क्षति दूरवर्ती है। मतलब ये क्षति पहले से ही संबंधित है, क्योंकि इस क्षति का तुम्हें पूर्ण अनुभास था, दूरवर्ती थी कि इसको अगर हम नहीं काटेंगे तो ये क्षति पहुंचाएगी। इसको देखो एग्जांपल से समझते हैं। ये रेल है, क्या है, रेल है, रेल की पटरी। ठीक है, इस पे कोई ट्रेन जा रही है। ठीक है, ये इसमें से एक, यहाँ पे क्या हो रही है, घास, सूखी घास है, और यहीं पे पास में क्या है, प्रतिवादी का खेत है। क्या है, खेत। खेत में भी क्या है, घास सूखी। कोयला निकलता है यहाँ से। ठीक है, एक कोयला यहाँ पे लेन पे ही गिर जाता है। ठीक है, लेन पे गिरने से जो सूखी घास थी यहाँ पे आग लग जाती है। ठीक है, आग ये धीरे धीरे जलते जलते इस खेत में एंट्री कर जाती है, और इस खेत में रखी फसल और घास सब जलकर क्या हो जाती हैं, राख हो जाती हैं। तो जो खेत का मालिक है वे रेलवे कंपनी पे बात दायर करने की सोचता है कि भाई अब मैं क्षतिपूर्ति रेलवे कंपनी से लूंगा। ठीक है, तो रेलवे क्या कहती है, न्यायालय क्या कहता है कि भाई जब आपको पता था कि रेलवे लाइन पे घास है और आपका खेत पास में है, और ये भी पता है कि रेल का जो इंजन है वो कोयले से चलता है, और कोयला कभी कभार गिरते भी रहते हैं रेल की पटरी पर, या तो तुम्हें अपने खेत की घास को सफा करना चाहिए था, फसल को वहां से सावधानी से रखना चाहिए था, या जो पटरी के आसपास जो तुम्हारे खेत के निकट घास थी जिससे कि वो चिपट कर तुम्हारे खेत में एंट्री हुई, उस बीच के ड्यूरेशन में आप उस घास को काट सकते थे। तो यह थी क्षति की दुरस्थता। उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, और ध्यान रखना आपके 2 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, उनको मैं तुरंत इस वीडियो के जस्ट बाद ही डालने वाला हूं। और अगर आप YouTube पे नए हैं हमारे पे, और आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कराएं, अपने ग्रुप में भेजें, अपने दोस्तों से शेयर करें, बताएं इस ग्रुप के बारे में, इस यूट्यूब के बारे में अपने ग्रुप में, और अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की मदद करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, आप अच्छे से तैयारी करो, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।